मित्रों राम राम। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दी राजन पांडे शो में। एक डिस्क्लेमर के साथ साथ कि आई एम नॉट एसोसिएटेड विद एनी ऑफ द मीडिया हाउस, इधर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यहाँ पर मैं बिल्कुल विशुद्ध आम भारतीय क्या सोचता है, कैसे वह रिएक्ट करता है या कैसे उसके मन में क्या हलचल होती है जब कोई राजनेता, वरिष्ठ राजनेता या छोट भैया भी सही किसी प्रकार का बयान देता है या उसके कोई भी एक्ट्स होते हैं, चाहे फिर वो आंदोलन हो, रैली हो, यात्रा हो या कहीं डिबेट में हो। तो इसी संदर्भ में आज की जो ताजा घटनाक्रम थी उसमें साहब एक बड़ी बात प्रमुखता से सामने आई। कल सोचा था कि इस विषय पर बात करूंगा, पर चूंकि एक मन में संदेह रहता है तो मैं वो बातें फिर नहीं करता। कल मैंने देखा था सोशल मीडिया पे कि अमित शाह जी, जो कि हमारे गृह मंत्री भी हैं और हम आम आदमी उनको बड़े उससे प्यार से कह लीजिए कि मोटा भाई से संबोधित संबोधित करते हैं। मोटा मीन्स गुजराती उसमें बड़ा, तो मोटा भाई से संबोधित करते हैं कि वे आज सदन में कोई बहुत इम्पोर्टेंट, कोई बहुत महत्वपूर्ण बिल लेकर आने वाले हैं। तो अब देखिए क्या है, मोदी साहब और अमित शाह जी जो भी कुछ उनके आगे वो क्या करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आम जनमानस के पहुंच से बाहर की चीज़ें होती हैं। इसलिए लगा कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं कल क्या लेकर आते हैं या क्या संबोधन करते हैं, उसके बाद ही फिर मैं उन कोई बात रखूं। तो वैसे देखिए, इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड कि वे सीएए, जो कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, वे लेकर आएंगे। नागरिक संशोधन बिल ऐसे करके शायद हिंदी में बोलते हैं। तो वो लेकर आएंगे, जिसके लिए आपको याद होगा एक समय बड़ा ही शोर शराबा मचा था। और दिल्ली में आप शाहीन बाग आप सबको याद ही होगा। फिर उसके बाद कैसे फिर दंगे भड़के और बहुत सारी चीज़ें, अप्रिय चीज़ें हुई। तो उनको याद करना भी अब अच्छा नहीं लगेगा। खैर एनीवे, तो साहब उन्होंने तो घोषणा कर दी कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए का नोटिफिकेशन सदन में आ जाएगा। और ऐसा जैसा कि बहुत संभावनाएं हैं कि एनडीए का तीसरे कार्यकाल आना ही है ऑलमोस्ट। देखिए, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है, जो आम जनमानस में है, जो कह लीजिए इवन कि विपक्षी दलों में भी है, कि वे जानते हैं कि मोदी सरकार तीसरी बार भी आने वाली है। और इस बात को लेकर किसी को मन में संदेह हो तो भाई, मैं तो बहुत छोटा अदना सा व्यक्ति हूँ। सोशल मीडिया पर राहुल कंवल जी है ना, जो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजदीप सरदेसाई जी जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी डिबेट हो रही थी। वो एक मीडिया में चल ही रहा है। देखा ही होगा आपने कि किस प्रकार से राहुल कंवल जी किसी कांग्रेस नेता के यहाँ पर ही भोज पर गए थे, और जहां पर कांग्रेस जन ही ये मान के बिल्कुल कंफर्म है कि हाँ, मोदी साहब तीसरी बार आ रहे हैं। और कांग्रेस जन के जो पारिवारिक जन हैं, वे किस प्रकार से कांग्रेस नेतृत्व को जो भी अब जैसे भी भाषा में उनको गरिया रहे हैं। फिर इसी बात पे मोहर लगती है गुलाम नबी आजाद जी। आज उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा मैंने, कथन पढ़ा मैंने, कि उनका ऐसा मानना है, कहना है कि एनडीए तीसरी बार भी अपनी सरकार बना लेता है और मोदी साहब फिर से तीसरी बार मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी विधि पूर्वक शपथ लेता हूं सुनाई देता है। तो इसके लिए एनडीए से ज्यादा इंडी के जो घटक दल हैं वे ही जिम्मेदार होंगे। ओवरऑल उन्होंने इंडी एलियंस को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया कि इंडी एलियंस ही एक मेजर कॉज होगा मोदी साहब की तीसरी बार सरकार में वापसी का। देखिए, उन्होंने अकारण नहीं कहा।
वे कांग्रेस में एक लंबा राजनीतिक जीवन उन्होंने गुजारा है। कांग्रेस की हर एक छोटी बड़ी नब्ज को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर उन्होंने कहा है तो बात में दम भी होगा। कुछ ऐसा ही देखिए, ममता दीदी जो पश्चिम बंगाल चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो घोषणा ही कर दी सार्वजनिक कि कांग्रेस 40 सीटें भी अपने बलबूते नहीं ला सकती, या मैक्स टू मैक्स 40 ला सकती है। अब तो देखिए उतने भी टैली पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, आई डोंट नो, है ना। जयंत चौधरी जी भी अब फॉर्मली एक तरह से कह लीजिए बस अनाउंसमेंट होनी बाकी है। शायद है कि 12 फरवरी को वो भी हो जाएगी, जब राहुल गांधी जी की एक वो जो यात्रा चल रही है उत्तर प्रदेश पहुंचेगी। राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। तो साहब लब्बो लुबाब ये था कि अमित शाह जी से जो एक्सपेक्टेड था, तो उन्होंने घोषणा कर दी कि सीएए का नोटिफिकेशन लोकसभा चुनाव के पूर्व हो जाएगा और तीसरी बार सरकार बनने पर यह एप्लीकेबल भी हो जाएगा। जो कि आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि भाजपा का जो संकल्प पत्र रहा है उसमें 3 जो मुद्दे हमेशा रहते थे, राम मंदिर का हो, धारा 370 हो और समान नागरिक संहिता, 2 तो उन्होंने पूरे कर लिए हैं, तीसरा भी पूर्ण हो जाएगा, ऐसा आमजन आश्वस्त है। अब साहब देखिए, इसी में बात करते हैं, अभी जो गुलाम नबी आजाद जी की बात मैंने की थी, तो उसका कारण भी है। सबसे बड़ा कारण तो देखिए, जो ये घटक दल हैं इंडिया एलियंस के, अभी सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं हुई है फॉर्मली, पब्लिक डोमेन में ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं आया, मगर जो भी घटक दल है वे अपनी अपनी सीट्स का अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं। इसी क्रम में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी ने भी अपनी ओर से अनाउंसमेंट कर दी कि पंजाब की सारी सीटें और चंडीगढ़ की सीट आम आदमी पार्टी अपने बूते पर चुनाव लड़ेगी। वहां पर किसी भी प्रकार से इंडी दल से, इंडी गठबंधन से किसी का कोई समन्वय नहीं होगा। तो ये कहानी है। उधर अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में पहले ही 11-12 सीटें कुछ कांग्रेस को दे चुके हैं। 4-5 सीटें शायद है कि उन्होंने जयंत चौधरी जी के लिए छोड़ी थी, बाकी सीटों पे खुद लड़ने वाले थे। तो ममता बनर्जी दीदी ने तो पहले ही 2 सीटों से ज्यादा साफ मना कर दिया था कांग्रेस को कि 2 सीटें हम दे सकते हैं। शायद है कि अब उसके लिए भी सब बातें आई गई हो चुकी हैं। तो कांग्रेस फिर करे तो करे क्या, बड़ी दुविधा है। हाँ, अब इसी दुविधा में आज कुछ एक ऐसी बातें हो गई कि जयंत चौधरी जी, जो कि अभी हाल में जो देखिए भारत रत्न पुरस्कार दिए गए, उसमें खासतौर पे चौधरी चरण सिंह जी को जो ये भारत रत्न मिला है, उसको लेकर शायद है कि जो विपक्षी खेमा है वो कुछ ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, या कह लीजिए कि कुछ एक ऐसी टिप्पणी करने से नहीं चूक रहे हैं जो कि जयंत चौधरी जी और उनके परिवार पर एक तरह से निजी हमला जैसा हो गया है, या उनकी पार्टी पर ही। अब आप देखें तो जिस प्रकार से जयंत चौधरी जी ने आज अपनी बात रखी सदन में, उसके बाद फिर अब देखिए पूरे घटनाक्रम को फिर विस्तार में लंबे से जाना, तो इन शॉर्ट करते हैं। तो जगदीप धनखड़ जी को, जो कि राज्यसभा के चेयरपर्सन हैं, उपराष्ट्रपति हैं, तो उनको भी कुछ एक कड़े अंदाज में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को संबोधित करना पड़ गया। अब देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत सीनियर राजनेता हैं। आज कम से कम 4 या 5 दशक का उनका अपना राजनीतिक एक्सपीरियंस है, वजूद है। तो कम से कम वे जब बोलते हैं तो थोड़ा सा उनको, अब उनको तो हम लोग कोई संदेश उस प्रकार से नहीं दे सकते, सलाह नहीं दे सकते, तो खैर एनीवे। और इसी को फिर अगर देखा जाए तो एक्चुअली क्या है कि ये जो राजनीतिक दल हैं, उनको ये लगता है, मतलब कुछ एक इनके जो समर्थक भी हैं ना, सोशल मीडिया पे अपने आप को काबू में नहीं रख पा रहे हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने तो भारत रत्न को रेवड़ी तक कह डाला कि रेवड़ियां जैसे बांटी जा रही हैं, मतलब नो वन कैन बिलीव दैट कि सच्चे सीनियर एंड जिनको
क्या बोलते हैं उसको, बुद्धिजीवी समाज का एक बड़ा प्रमुख चेहरा माना जाता है, वे भी कुछ एक ऐसी बातें करें जो कि मतलब स्तरहीन लगे। हम आम व्यक्ति को तो हम लोग आपको बड़े एक ऐसी नज़र से देखते हैं कि जहाँ पे हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि काश कभी कोई मतलब हमारे परिवार में से भी कोई एक ऐसा अ, शिखर तक पहुंचे, वे जब इस प्रकार की बातें करें तो बड़ा ऑड लगता है। अब देखिए साहब, इसी पुरस्कारों की उसमें ना अब बहुत सारी डिमांड आ रही है, इनको क्यों नहीं दिया जा रहा, उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव जी, है ना, लालू जी के जो सुपुत्र हैं, फॉर्मर डिप्टी सीएम हैं बिहार के, उन्होंने भी अपनी एक लिस्ट दे दी जिसमें मैं देख रहा था कि कई नाम थे, बीपी मंडल जी, बीपी सिंह जी, और इसी लाइकवाइज और भी 5-6 नाम उन्होंने गिना दिए कि इनको भी दिया जाना चाहिए। तो उनके जो बड़े भ्राता हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने भी उसी चीज को आगे बढ़ाया कि इनको भी दिया जाए। और लगे हाथ सबसे जो मुझे एक इंडिया अलायंस के लिए कह लीजिए कि बड़ा एक प्रश्न चिन्ह वाला दावा था कि वीर सावरकर जी को भी भारत रत्न दिया जाए। शायद एक उद्धव गुट की जो एक नेत्री हैं, उन्होंने यह मांग रखी, या कह लीजिए कि अपोजिशन में से या कटाक्ष किया गया या तंज कसा गया कि वीर सावरकर जी को भी भारत रत्न दिया जाए। तो इसके जवाब में हमारे मोटा भाई गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक ही वन लाइनर में ही जवाब दे दिया कि विपक्ष के इस प्रस्ताव को हमने नोटिफाई कर लिया है, हम अपने अगले कार्यकाल में इसको अवश्य देखेंगे। तो अब देखिए साहब, कुछ एक चीजें होती हैं कि जो आपको थोड़ा सा अगर आप मतलब बेहतर हो कि कंट्रोल करके रखें, क्योंकि आप मोदी सरकार को जो जो चैलेंज करते हैं वे पूरा करते चले जाते हैं, और फिर आपके पास सिवाय तंज कसने के और जो भी आप कह लीजिए, कुछ बचता नहीं है। अब चुनावी समर हार्डली आई विल से कि 75-90 दिनों में अधिवेशन के बाद, संसद सत्र के बाद मेरा ख्याल है कि चुनाव आयोग नोटिफिकेशन निकाल देगा, और शीघ्र ही विद इन 45 टू 60 डेज मेरा ख्याल है चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी। तो उसके पूर्व अभी तक इंडिया अलायंस यह नहीं तय कर पाया है कि कहां कहां कौन सा दल चुनाव लड़ेगा, क्या सीट शेयरिंग होगी, कौन इस दल का नेता होगा, अगुवा होगा। कहने को तो देखिए ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आगे बढ़ाया था कि दलित पीएम होगा, लाइक दिस। बट शायद है कि अभी बाकी दलों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी एक तरह से कहना चाहिए मुझे कि उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया था, यह कहते हुए कि पहले उतनी संख्या तो लेकर आओ कि हम लोग सरकार बना सकें। उनका कहना भी जायज था कि भाई पहले तो उतने नंबर ऑफ सीट्स आ जाएं, उसके बाद तय कर लेना कि भाई कौन पीएम बनेगा और कौन नहीं बनेगा। और जहां तक बात कांग्रेस की है कि अगर कांग्रेस से किसी को बनाया जाता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी स्वयं जानते हैं कि शायद एक दूसरा मनमोहन सिंह मैं ही रहूंगा। देखिए मनमोहन सिंह साहब की एक क्वालिटी थी, वे अर्थविद थे, और मतलब ही वॉज ए वेरी रिनाउंड इकोनॉमिस्ट। मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके बाद भी उनकी कैसे वो फिर द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी सब कुछ बता देती है। और तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या दूसरे मनमोहन सिंह जी होना चाहेंगे, ये खुद भी शायद है कि उनको भी इस बात को लेकर पसुपेश होगी। खैर साहब, अब जो आज पॉलिटिकल एरिना में बात रही तो वो यही थी। और हाँ, जिस प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलने पर बार बार कटाक्ष किए जा रहे हैं, खासतौर पे कांग्रेस की ओर से, इसका मुझको सबसे शानदार जवाब देते मिले तो वे मिले पुरुषोत्तम रूपाला जी, जिन्होंने, आप लोग से मैं रिक्वेस्ट है कि आप लोग यूट्यूब पे देखेंगे कि किस तरह से पुरुषोत्तम रूपाला जी ने मतलब मैं तो ऐसा कहूंगा उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का चेहरा देखने लायक था। जिस तरह से बखिया उधेड़ी थी, तो शायद ही कि आप लोगों को भी यूट्यूब में इट्स इजीली अवेलेबल, तो आप लोग देख सकते हैं, और ट्विटर पे तो मिल ही जाएगा।
अब क्या है कि देखिए, एक समय ऐसा था कि जब ये जो पद्म पुरस्कार हैं या भारत रत्न तो नहीं, बट हाँ, जो ये पद्म पुरस्कार हैं, फिर चाहे पद्म भूषण हो, पद्मश्री हो, लाइकवाइज जो दूसरे भी अन्य क्षेत्रों में जो पुरस्कार दिए जाते थे, तो हम आम जनमानस में जो बात है वो ये है कि एक पर्टिकुलर एक बड़ा एलीट ग्रुप होता था जिनको ये दिया जाता था, या तो फिर उनको दिया जाता था जो एक पार्टी विशेष के किसी भी तरीके से बड़े क्लोज माने जाते थे, या उनको किसी प्रत्यक्ष तौर पे या अप्रत्यक्ष तौर पर वे सरकार के हिमायती होते थे और सरकार उनको किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई अनुदान या किसी भी प्रकार का समर्थन रहता था। अब ये पुरस्कार जो है समाज के उन व्यक्तियों को दिए जा रहे हैं जिनके बारे में कभी कोई हेडलाइंस नहीं बनती थी, न वे कभी हेडलाइंस बनाते थे। आज उन लोगों के, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि डिजर्विंग लोगों को मिल रहा है। अब देखिए, छोटी सी ही बात करता हूँ। स्वामीनाथन साहब एक लंबा अरसा गुजर गया, हरित क्रांति के वे जनक कहलाते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इतना साल लग गया साहब। पीवी नरसिम्हा राव जी की जो आप ऐसा कह लीजिए कि कांग्रेस पार्टी को रीडिंग होना चाहिए, उनको भी मैं उनके पौत्र के मुंह से सुन रहा था, उनके भाई के मुंह से सुन रहा था कि हाउ दे आर प्रेजिंग बीजेपी एंड मोदी साहब, कि उन्होंने, मतलब अब एक्चुअली आप लोग सुनेंगे ना तो आप लोग को शायद ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो साहब आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि संवाद अच्छा लगा हो। और हाँ जी, चलते चलते कुछ एक बातें, मतलब राम मंदिर को लेकर भी संसद में गूंजी, तो मुझे बहुत अच्छा जवाब लगा अमित शाह जी का, कि उन्होंने जो एक वन लाइनर जवाब दिया कि राम के बगैर भारत देश की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और मेरा ख्याल है कि यह एक वन लाइनर इज सफिशिएंट फॉर ऑल दोज, जो कि अब उनको मैं क्या संज्ञा दूं, आप सब बेहतर रूप से दे सकते हैं और जानते हैं। चलिए साहब, आज के लिए बस इतना ही। और आप सब को अगर ये संवाद अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना भी अवश्य याद रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय सिया राम।